चलो जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप? कैसे हो? हाउस द जोश? हाँ भाई, साक्षी जोश, बढ़िया। चैप्टर का नाम लिखो अकाउंट्स। जीएसटी कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं बच्चों? जीएसटी। और जीएसटी के अंदर जो चैप्टर हम लोग लेने जा रहे हैं, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। तो अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स का हम लोग चैप्टर लेने जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बुक दिखाऊं, जो हमारी बुक है जिसके अंदर पूरा इंडेक्स बना हुआ है, ये देखो, 2 ही सेक्शन है इसके अंदर। कितने सेक्शन है इसमें? 2। लिख लो, सेक्शन 35 और 36। सेक्शन 35 कह रहा है, सेक्शन जो 35 है वो कह रहा है कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं जो आपको मेंटेन करने, और 36 बता रहा है कितने पीरियड के लिए मेंटेन करोगे, है ना। तो कौन कौन से अकाउंट्स हमें क्या करने? रुखसार सोई नहीं है लग रहा है मेरे को रात को। कौन कौन से अकाउंट्स हैं जो हमें मेंटेन कर रहे हैं, वो कौन बताएगा? सेक्शन 35। भाई कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें क्या करने, मेंटेन करने, वो कौन बताएगा? सेक्शन 35। और 36 क्या बताएगा? कितने पीरियड के लिए? देव गुड मॉर्निंग बेटा। 36 क्या बताएगा? कितने पीरियड के लिए हमें वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करने, मेंटेन करने। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, समझ में आ रही ना बात? ठीक। उस चलते हैं, रूल्स देखते हैं कौन से हैं इसके अंदर। तो रूल नंबर लिखो अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स के लिए 56, 57, 58। और एक रूल नया आया है 58(1)(a। ठीक है, ये रूल नया आया है, तो ये भी मैं आपको पढ़ाने वाला। कितने रूल हैं बोल दो? 56। 56 में क्या लिखा है? मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। कौन मेंटेन करेगा अकाउंट्स को? रजिस्टर्ड पर्सन। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन मेंटेन करेगा? रजिस्टर्ड पर्सन। कहां रजिस्टर्ड होगा? जीएसटी के अंदर। कहां पे रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा? जीएसटी के अंदर। और जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है उनको पता है, सेक्शन 22, 24 और 25(3), है ना। थ्रेशोल्ड लिमिट, कंपलसरी, वॉलंटरी। तो किसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं? रजिस्टर्ड पर्सन को। कौन होता है रजिस्टर्ड? जो जीएसटी के अंदर अपना क्या करवाता है, बोलो, रजिस्ट्रेशन करवाता है। जीएसटी के अंदर कौन लोग हैं जो अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं? सेक्शन 22 वाला, 24 वाला, 25(3) वाला। रुखसार आप लिखना बेटा, 22 वाला कौन है? लिखो, थ्रेशोल्ड लिमिट। 22 वाला कौन है? अच्छा, आप बस सेक्शन नंबर लिख लो, बाकी मत लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे बेचारे फादर। आप बस सेक्शन नंबर लिख लो बस, है ना। है 1A रूल है, नया रूल है। 58(1)(a) नया रूल है। अच्छा, किस चीज के लिए रूल है? ये है बेटा कॉमन इनरोलमेंट नंबर। कॉमन इनरोलमेंट नंबर। प्यार से EWB बोलते हैं।
अभी 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर। चलें आगे। सब कुछ नोट्स बनवाने वाला हूँ, सब कुछ लिखना है आपने। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं, एक बार सोनू नोट्स दे दो। सबसे पहले बात कर रहे जा रहे हैं सेक्शन 35 की। सेक्शन 35 पेज नंबर 29 में दिया हुआ, जो मैंने नोट्स दिए हैं पेज नंबर 29 में दिया हुआ है। अगर सेक्शन 35 देखोगे तो सेक्शन 35 के अंदर क्या बोल रहा है? सेक्शन 35 की हेडिंग है अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स। अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स। तो बड़ा आसान चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा आसान। तो कितनी बातें करता है? 2 बातें करता है। हाँ जी, कोई बात। 2 बातें करता है। कहता है एक आदमी है जो रजिस्टर्ड पर्सन है। एक बंदा कौन है? बोलो बच्चों। जो रजिस्टर्ड पर्सन है, जिसने जीएसटी में अपना क्या करा रखा है? रजिस्ट्रेशन करा रखा है। जिसने जीएसटी में अपना क्या करा रखा है? रजिस्ट्रेशन करा रखा है। और दूसरा कौन है? सेक्शन 35 सब सेक्शन 2। सेक्शन 35 सब सेक्शन 2 रेड विथ रूल 58। जो किसके लिए भाई? वेयर हाउस वाले के लिए। जो बंदा किसका है? वेयर हाउस ओनर है एंड ट्रांसपोर्टर है। तो जो बंदा वेयर हाउस ओनर है और या ट्रांसपोर्टर है, जो बंदा रजिस्टर्ड पर्सन होगा, इसमें 2 केस हैं। जो बंदा रजिस्टर्ड पर्सन होगा इसके अंदर 2 केस हैं। एक जर्नल केस है और दूसरा क्या है? स्पेशल केस। तो क्या सीखने को मिला आपको? कि अकाउंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक तो रजिस्टर्ड पर्सन को क्या करना है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। दूसरा जो कौन है? वेयर हाउस वाला है या ट्रांसपोर्टर है। ट्रांसपोर्टर का एग्जांपल आपको बताइए, पैकर्स एंड मूवर्स। नाम सुना होगा, सुना है ना पैकर्स एंड मूवर्स का नाम? छोटे हाथी, बड़े हाथी। वो हाथी में क्या करते हैं? अपना पूरा सामान, आपको पता ही, जैसे आप वहां से शिफ्ट होके मान लो यहाँ आ रहे हो, तो अपना लगेज लेके आए होंगे? नहीं आए होंगे? अच्छा, आपका सामान कम था, अगर पूरी फैमिली शिफ्ट होके आती तो बहुत ज्यादा होता। ठीक है रोहित, क्या चैप्टर है बताओ मुझे? सर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। तो हमें अकाउंट्स क्या करने हैं? मेंटेन करने हैं। कौन मेंटेन करेगा? जिसने जीएसटी में अपना क्या करा रखा है? रजिस्ट्रेशन करा रखा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जिसने जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है। एक जर्नल केस है, दूसरा स्पेशल केस है। जर्नल केस देखो पहले, जर्नल केस में क्या कह रहा है? जर्नल केस में सेक्शन लगेगा 35 सब सेक्शन 1। और सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 क्या कहता है? लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। किसकी बात कर रहा है? लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स की बात कर रहा है। और किसकी बात कर रहा है? एंड प्लेस ऑफ मेंटेनेंस। एंड प्लेस ऑफ
मेंटेनेंस। तो पहले तो आपको क्या बताई जाएगी, लिस्ट बताई जाएगी कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, फिर उनकी प्लेस क्या होगी, प्लेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप कहां पे क्या करोगे, मेंटेन करोगे। तो इसके अंदर कितनी चीजें हो गई, दो चीजें हो गई। एक क्या हो गया, लिस्ट हो गई, और दूसरी क्या होगी, प्लेस। तो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां पे मेंटेन करने हैं बताओ। सबसे पहले प्लेस की बात करते हैं। हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन सी प्लेस में मेंटेन करने हैं। नंबर 1 लिखो, प्रिंसिपल। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है विधि कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां पे मेंटेन किए जाते हैं, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। शॉर्टकट में ऐसे लिखेंगे हम इसे, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। और दूसरा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। कैसे लिखेंगे, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। बताओ बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां मेंटेन करने हैं, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में, जहां मेरा क्या है, मेन ऑफिस है, और जहां मेरा क्या है, एडिशनल ऑफिस है। मेरा मेन ऑफिस कहां है, लक्ष्मी नगर में, और मेरा एडिशनल ऑफिस कहां है, द्वारका में। तो मैं दोनों जगह क्या करूंगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करूंगा। स्पेशल नोट लिखना, इफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर फाउंड इन अनरजिस्टर्ड, if books of accounts are found in unregistered premises। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको कहां मिल रहे हैं, बोलो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको कहां मिल रहे हैं, अनरजिस्टर्ड प्रेमिसेस में। तो क्या होगा, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अनरजिस्टर्ड प्रेमिसेस में मिल रहे हैं तो क्या होगा, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, डीम्ड टू बिलोंग टू रजिस्टर्ड पर्सन। वो किससे डीम्ड माने जाएंगे, रजिस्टर्ड पर्सन से ही डीम्ड माने जाएंगे। ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया, सही है, दिख रहा है। मैं थोड़ा कुछ बताना चाहता हूं, देखो अभी लिखना मत प्लीज। हमें क्या करने हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। किसको मेंटेन करने के लिए बोल रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन को। किसको मेंटेन करने के लिए बोल रहा है, जो वेयर हाउस का बंदा है। किसको मेंटेन करने के लिए बोल रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन का बंदा है। दो ही लोगों को मेंटेन करने के लिए बोल रहा है, एक रजिस्टर्ड पर्सन, दूसरा वेयर हाउस वाले, ट्रांसपोर्ट वाले। कह रहा है जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसका जर्नल केस है, सेक्शन 35 सब सेक्शन 1। जर्नल केस क्या है, सर उसका प्लेस बता रहे हैं, कौन सी जगह पे मेंटेन करेगा, कहां मेंटेन करे, अपने प्लेस ऑफ बिजनेस में। कहां मेंटेन करे, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में। अब रुचि है, रुचि का प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, लक्ष्मी नगर, और इसका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, बिहार। बिहार से हो ना, बिहार। तो वो इसका एडिशनल प्लेस ऑफ क्या हो गया, बिजनेस हो गया। अब इसके कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां मिल गए, द्वारका में। कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां मिले इसके, द्वारका में, इन्वेस्टिगेशन के दौरान। तो क्या वो भी डीम्ड इसी का रजिस्टर्ड, क्या इसी का प्लेस ऑफ बिजनेस मान लिया जाएगा, नहीं मान लिया जाएगा, मान लिया जाएगा। जबकि ये उसने बता नहीं रखा था, ये इसने बता नहीं रखा था। क्यों, क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड क्या थी, प्रेमिसेस। जब हम जीएसटी का अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जब हम लोग क्या कराते हैं, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। सबको पता है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जो होता है, जो उसकी आरसी आती है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, कौन से फॉर्म में मिलता है, 06 में, ठीक है ना, REC 06 में। आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं भाई। जीएसटी का
जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, ये याद कर लो बिल्कुल, आज कमरे में जाके लगा देना, GSTR REG 06, GSTR REG 06 में हमें क्या मिलती है? RC मिलती है। इसमें हमारा क्या लिखा होता है? GSTN। GSTN मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। कितने डिजिट का होता है? हाँ, वेरी गुड। 15 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल, 15 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल नंबर होता है, ये पता होना चाहिए आपको। जो मेरी बुक है उसके अंदर मैंने क्या कर रखा है? फॉर्म की भी लिस्ट दे रखी है ना। ये बुक मिलेगी रुखसार आपको, ये देखो, ये आर नहीं लिखना है, यहां पे आर मत लिखना। 0 क्या है? 6। ये देखो, GST REG रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अच्छा, जब मैं साक्षी ऐसे बीच बीच में रेफरेंस लेके बोलूंगा तो याद होगा या नहीं होगा सोनू? ईमानदारी से बताओ, याद हो जाएगा? तो ये मेरी मजबूरी है क्या, कि बीच में रेफरेंस लेना पड़ेगा। कई बार टीचर क्या करते हैं, बीच में रेफरेंस नहीं लेते। क्यों? वो सोचते हैं बच्चे को कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि जिसने पढ़ रखा है उसको कंफ्यूजन नहीं होगी, जिसने नहीं पढ़ रखा, अबे ये है क्या, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। अरे भाई, जो GSTN नंबर मिलता है वो इस फॉर्म के अंदर मिलता है। जैसे गाड़ी की RC होती है, ऐसे ही ये GST की RC है। एक नोट्स में एक चीज दिखा दो तुम्हें बढ़िया सी, रजिस्ट्रेशन का चैप्टर देखो निकल गया। किसी चीज से प्यार करोगे ना तो वो तुम्हारा साथ देती है, सीधे वही चीज निकल के आ रही है। ये रहा नंबर, और कितने डिजिट का है ये? हाँ जी, डिजिट यहां पे लिखे हैं, कितने डिजिट का है ये? यहां लिखा नहीं है। असली में पैन नंबर कितने डिजिट का होता है? पैन नंबर ये देखो, 3 4 5 6 7, ये लिखा तो होगा, नहीं लिखा इधर, 10 डिजिट का होता है, ये लिखा ना ऊपर 10 डिजिट का। तो इसमें 2 ये जुड़ जाते हैं और इधर से 3, टोटल कितना ऐड हो गया 10 में? 5। तो कितना आ गया? 15। देखा कितने बढ़िया तरीके से बता रखा है। बताओ समझ में आया या नहीं आया? सारे बच्चे बताएंगे प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है। ओ सॉरी, प्लेस ऑफ बुक्स, कौन सी जगह जहां पे हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं? बताओ। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, और ये प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ बताए जाते हैं? जहां, जब हम अपना GST का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जब हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो वहां पे हम लोग बताते हैं कि ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है। और अगर डिपार्टमेंट को कोई ऐसा ऑफिस पता लग गया जो अनरजिस्टर्ड है, तो वो भी क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन से बिलोंग मान लिया जाएगा। ठीक है ना? लिस्ट तो बड़ी आसान है। लिस्ट के अंदर 2 बातें हैं। लिस्ट के अंदर कितनी बातें हैं? 2।
एक तो सेक्शन के अंदर लिखी है 35(1) के अंदर, और दूसरी रूल 56(5) के अंदर लिखी है। रूल 56(5) के अंदर लिखी है। जो सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 है उसके अंदर देखो आपके उसमें लिस्ट लिखी है। नंबर 1, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। नोट्स पे भी देखते चलो, हमने कितने गुड्स का क्या किया है, प्रोडक्शन किया है, कितने का मैन्युफैक्चरिंग किया है गुड्स का। क्या इसका हमें रिकॉर्ड रखना पड़ेगा या नहीं रखना पड़ेगा, बताओ। कितना हम लोगों ने प्रोडक्शन किया उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। नंबर 2, कितनी हमने इनवर्ड सप्लाई ली है। इनवर्ड सप्लाई समझते हो, इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ। इनवर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, कितना हमने क्या किया है, परचेस किया है। कितना हमने क्या किया है, परचेस किया है। क्या उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, फिर चाहे वो गुड्स हो, सर्विस हो या बोथ। आ गई बात समझ में भाई। इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। रट्टा तो नहीं मारना पड़ रहा, कितने गुड्स का उत्पादन कर रहे हो, कितना आपने माल खरीदा। तीसरा क्या है, आउटवर्ड सप्लाई, सेम आ गया ये आउटवर्ड सप्लाई, वही ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ। आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, बोलो, सेल करना जो आपने बेचा है। और चौथा क्या है भाई, स्टॉक ऑफ गुड्स। आजो आजो, चौथा क्या है, स्टॉक ऑफ गुड्स, कितना स्टॉक है आपके पास। पांचवा क्या है, कितना आईटीसी आप क्या कर चुके हो, अवेल्ड कर चुके हो। छठा क्या है, कितना आपका आउटपुट क्या है, टैक्स पेबल आ रहा है। पेबल मतलब कितनी लायबिलिटी आ रही है जीएसटी की। और लास्ट क्या लिखोगे, सातवां, अदर पर्टिकुलर्स। कोई भी और अदर पर्टिकुलर जो आपको लगते हैं वो आप मेंटेन कर लो। जिसमें से कंपोजिशन वाले को स्टॉक और आउटवर्ड, कंपोजिशन वाले को ये मेंटेन नहीं करना है। जिसके पास कौन सी स्कीम होती है, कंपोजिशन स्कीम होती है, उसको ये मेंटेन नहीं करना है, नॉट रिक्वायर्ड। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कंपोजिशन स्कीम वाला कौन होता है। कंपोजिशन स्कीम वाला, अभी आप रुखसार क्या मान के चलेंगे, छोटा आदमी है। अभी क्या है, एक छोटा आदमी है तो उसको बोला जा रहा है कि भाई तुझे ये वाले मेंटेन नहीं करने, 3 और 4 तुझे मेंटेन नहीं करने। बात समझ में आ रही है। साक्षी क्लियर है ना, बहुत आसान चैप्टर है। कुछ नहीं है रोहित रटने वाला, सीधे बता दिया, लिस्ट दे दी एक, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, आप मेंटेन करो। एक आदमी है जो कंपोजिशन स्कीम लेता है सीएस की। जैसे मान लो विधि क्या है, एडवोकेट है, इसने एलएलबी कंप्लीट किया हुआ है, तो सीएस वाले कहते हैं आपको जेआईजीएल का पेपर नहीं देना, एग्जम्प्ट। बात समझ में आ रही है। जैसे एक बंदा है उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करा हुआ है, वो सीए है, तो उसको बोलते हैं तुम्हें टैक्स का पेपर नहीं देना, तुम्हें सीएमए का पेपर नहीं देना। पता लग रहा है पेपर दे दिया, 100 नंबर आ गए, बेइज्जती हो जाएगी फिर।
इधर उसमें बोल दीजिए पेपर ही मत दो तुम, कहानी खत्म। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? साक्षी कह रही है ग्रेजुएशन वालों को भी कर देते कुछ, एक दो पेपर मजे आ जाते। ग्रेजुएशन वालों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। रुचि की कंप्लीट है ग्रेजुएशन? कौन सा ईयर है? थर्ड। तुम्हारा सेकंड? कंप्लीट, बड़े बच्चे हैं। तुम्हारा सेकंड ईयर है ना? रोहित का कंप्लीट? ये हुई ना बात, तो तुम बड़े बच्चे हो भाई, मैच्योर लेवल के बच्चे हो। बताओ कोई डाउट है? बोलो। क्या रूल वाला पढ़ लोगे? बस इसको रीड कर लेना, बस पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? रूल वाले में क्या बोला है? ऊपर ऊपर से लिखवा दूं? रूल वाले में ऊपर ऊपर से लिखवा देता हूं। कौन सा रूल है? 56 सब रूल 5, यही रूल है ना? इसमें क्या बोला है? जो इंपोर्ट और क्या होगा, एक्सपोर्ट करोगे, किसका? गुड्स और सर्विस का, उसके भी रिकॉर्ड मेंटेन करो। जो आरसीएम में, उसके भी रिकॉर्ड मेंटेन करो। आरसीएम समझते हो? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इन जनरल मुझे बताओ, इधर देखो सर, इन जनरल इनडायरेक्ट टैक्स कौन पे करता है? इन जनरल इनडायरेक्ट टैक्स कौन पे करता है? मैगडी वाला। मैगडी वाला कौन है? जिसने आपको बर्गर खिलाया। पिज़्ज़ा हट कौन है? जिसने आपको पिज़्ज़ा खिलाया, वही टैक्स पे करता है। वो कौन है? सप्लायर। सप्लायर कौन? जो आपको माल बेच रहा है। पर यहां आरसीएम में क्या होता है? रिसिप्टेंट इज लायबल टू पे टैक्स। यस और नो? पता है ना तुम्हें? यहां पे आरसीएम का मतलब क्या है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कौन टैक्स पे करता है? रिसिप्टेंट। समझ गए? उसी को बोलते हैं। वाली इनवाइस है, क्या वो भी मेंटेन करनी पड़ेगी? बोलो। आंसर इज यस, आरसीएम वाली भी। डेबिट नोट, अब ये सब मत पूछने लग जाना, पूरा चैप्टर है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, चालान, वाउचर्स, ये सब मेंटेन करने, एक्सेट्रा। एनी डाउट? तो क्या देखा आप लोगों ने? डन है? जो समझ में नहीं आ रहा नए बच्चों को, उसका बस नाम याद कर लो। जैसे आरसीएम का नाम याद करा दिया आपको। आरसीएम का मतलब क्या है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब क्या है? रिसिप्टेंट को टैक्स पे करना होता है। जैसे एडवोकेट है, अब मान लो आप एडवोकेट हो, आप किसको सर्विस दे रहे हो? रिलायंस की कंपनी को। मैं क्या हूं? डायरेक्टर हूं। मैं क्या हूं? डायरेक्टर हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं? कंपनी को क्या कर रहा हूं? सर्विस दे रहा हूं। मान लो मैं रिलायंस का डायरेक्टर हूं, फेक। आगे बात समझ में? मैं रिलायंस का क्या हूं? डायरेक्टर हूं। मुकेश अंबानी, उसका क्या है? डायरेक्टर है वो भी। तो मुक्कू मेरा दोस्त है, और मुक्कू ने क्या, तुम हंस रहे हो यार, बिल गेट कब, फिर तुम मेरे को वो करते हो। बिल गेट कब पैदा हुआ था? 28 को, 28 अक्टूबर। और मैं बेटा उसके नेक्स्ट डे पैदा हुआ हूं। समझ रहे हो ना बात को? बस मैं बोलना नहीं चाहता फिर आगे। तुम भी 29 को हुए हो क्या? 28 अक्टूबर को? नालायक, देखो बिल गेट यहाँ बैठा है और तुम आगे समझ जाओ, ठीक है? हल्के में मत लो, हम लोग फायर है, फ्लावर नहीं समझने का, ठीक? आग लगा देंगे। नहीं नहीं ऐसे पंडित जी यहाँ बैठे। अच्छा, कल आई थी टीवी में, तभी तभी कह रही है इसने देखी है, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? रिसिप्टेंट को टैक्स पे करना है। रिसिप्टेंट को क्या करना है? टैक्स पे करना है। बात समझ में आ गई? जोर से बोलो। अरे बोलो ना। यस सर, बोलो।
क्या कह रहे हो, मुंह से बाहर आनी चाहिए आवाज, अपने मुंह के अंदर ही बोल लेते हो। देख आ गई बात समझ में? ये सब कर लोगे, सेक्शन खत्म हो गया। क्या समझ में आ गया? रिपीट तो नहीं करना है सर। दो बातें थी, कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं और किस जगह पे मेंटेन करने हैं। किस जगह मेंटेन करोगे? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, और वो प्लेस ऑफ बिजनेस जहां पे आपके गुड्स मिल गए वो डीम्ड मान लिया जाएगा। कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं सर? जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं वो, और सर इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई, आईटीसी, ठीक है, और जो भी है स्टॉक का भी है, ठीक है, अपने आप ही याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला ब्रांच क्या था हमारा? वेयर हाउस और ट्रांसपोर्टर का। इसका बनाते हैं चार्ट। तो इसका आप ऐसे, अब सर हमारे तो एक पेज पे आ नहीं पा रहा, तो मैं भी तो अलग पेज पे जाऊंगा। घर जाके एक चार्ट पेपर में बना लेना है, घर जाके एक चार्ट पेपर में बना लेना है चार्ट। आ रही बात समझ में? खा मत जाना उसको बनाने के बाद। कौन सा सेक्शन है, नंबर बोलो। 35 सब सेक्शन 2, रेड विथ रूल 58। वेरी गुड। दो बातें, वेयर हाउस वाले को अलग, वेयर हाउस ओनर को अलग रखो, और इसको अलग रखो। किसको? ट्रांसपोर्टर को। ट्रांसपोर्टर में दो बात, ओ सॉरी, वेयर हाउस में दो बातें होंगी, या तो रजिस्टर्ड पर्सन होगा आरपी, या यूआरपी। यूआरपी समझते हो? अनरजिस्टर्ड पर्सन। सारे बच्चे बताएंगे रजिस्टर्ड पर्सन कौन? रजिस्टर्ड पर्सन कौन? जिसने जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है। सीएस का स्टूडेंट कौन? जिसने आईसीएसआई में रजिस्ट्रेशन करा रखा है। आईसीआई में करवा रखा है, वो सीएस का स्टूडेंट, सीएस का स्टूडेंट नहीं है। वो सीएस का कैसे होगा? वो तो आईसीआई का होगा, सीए का स्टूडेंट होगा। सर यूपीएससी में करवा रखा है, बड़ा पागल आदमी है। सर मेरे घर के पीछे एक प्ले स्कूल है, वहां करवा रखा है सर। तो ये आरपी का मतलब क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन, जिसने जीएसटी के अंदर अपना क्या करा रखा है? रजिस्ट्रेशन। कई बार विधि क्या होता है, क्लास खत्म होती है, बच्चा कहता है सर ये आपने आरपी बोला था, रजिस्टर्ड पर्सन कौन होता है सर? ये बच्चे की पहली क्लास होती है, तो ये आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, बच्चे को नहीं आता है समझ में, पर मैं आपको समझा रहा हूं कि रजिस्टर्ड पर्सन कौन होता है? जिसके पास जीएसटीएन नंबर होगा। जीएसटीएन नंबर किसको मिलेगा? जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा। उसके आगे मुझसे मत पूछना, क्योंकि उसके आगे पूरा चैप्टर है ना भाई। वो बताने लगा तो तुम्हारे सब उड़ जाएगा, बत्ती गुल। ठीक है, तुम्हारी बत्ती गुल नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ कौन है बताओ? और अभी बस हमारा ये बैच खत्म होने ही वाला है, फिर हम लोग आराम से नए बच्चों के साथ चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड कौन है? रुक जाओ, रुखसान बताएगी। अनरजिस्टर्ड पर्सन कौन है? क्या बात है, क्लैपिंग करो लड़की के लिए, समझ में आ गया उसको। रोहित को भी आ गया तो मेरे लिए क्लैपिंग करो भाई। एक बार बताओ ना। हाँ थैंक यू, बहुत अच्छे बच्चे हो। चलो आगे। तो क्या है, जिसने रजिस्ट्रेशन करा रखा है उसके नहीं, जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा उस बंदे को क्या करना है? कौन सा आदमी है ये? बोले नहीं, वेयर हाउस वाला। एक बंदा वेयर हाउस वाला है, ठीक है। गुड्स को क्या करता है? वेयर हाउस करता है। बड़े बड़े वेयर हाउस देखे, एयरपोर्ट चले जाओ, एयरपोर्ट बड़े बड़े वेयर हाउस मिलेंगे, और वहां सामान कितने टाइम से रखा है? गुड्स 3-3 महीने। आगे बात समझ में? अब ये नहीं 10 साल से वहीं रखा हुआ है, फेंक देंगे, उठा के बेच देंगे उसको। वो देखिए मूवी बदमाश, ये हुई ना बात। आज ट्रेलर दिखा इनको, क्या काम करता है बदमाश मूवी में, है ना। अनरजिस्टर्ड पर्सन बोलता है ऑब्टेन, इसको ऑब्टेन करना पड़ेगा।
क्या लेना पड़ेगा? इसको लेना पड़ेगा यूनिक इनरोलमेंट नंबर, सॉरी, यूनिक इनरोलमेंट नंबर। तो विधि इसे क्या लेना पड़ेगा? यूनिक इनरोलमेंट नंबर। क्यों लेना है इसको? क्योंकि सर ये जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। जो बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसको कोई नंबर लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? उसके पास ऑलरेडी क्या है? वेरी गुड, उसके पास ऑलरेडी जीएसटीएन है, उसके पास ऑलरेडी क्या है? आरसी है। कौन से फॉर्म में? जीएसटी REC 06। मैं कह रहा हूं पेपर में आ जाए जीएसटी की आरसी कौन से फॉर्म में मिलती है। किसी को आता हो या ना आता हो, तुम्हें आता ही आता होगा। एनी डाउट? अब इन दोनों में से कोई सा भी बंदा हो, दोनों को मैंने एरो कनेक्ट कर दिया, ठीक है, दोनों के साथ, दोनों में से कोई सा भी हो। दिखाई दे रहा है ये? सही है, दिख रहा है ना अभी भी? वेरी गुड। तुम्हारी आंखें क्या है भाई साहब, मेरे को दे दो निकाल के। हम ही 3 लोग हैं जिनके स्पेक्स लगे, रुचि नहीं, ये 4 हैं और ये लोग भी 4। रोहित तेरी नहीं निकालेंगे, ठीक है, चिंता मत कर। अच्छा पहली क्लास है, हम आपके साथ इतने फॉर्मल है, कोई दिक्कत तो नहीं? देखो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन ऐसी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं आया तुम चूहे की तरह छुप गए, ठीक है? टीचर से कुछ पूछना ही नहीं है भाई, जो तुम्हारे मन में आ जाए पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। डांस डूंस करने का मन करे तो वो भी बता देना, ठीक है ना? आजादी, पूरी आजादी बेटा, भारतीय संविधान, फुल आजादी। अब देखो दोनों में क्या लिखा है, सेक्शन 35(2), ठीक है, क्या बोलते हैं 35(2) क्या बोलते हैं? और रूल लगेगा 58 रूल मैंने दिया ही नहीं आपको, है ये रहा, पेज नंबर 32 पे दिया है, पेज नंबर 32 पे दिया है, रिकॉर्ड्स विच आर मेंटेन बाय ओनर और ऑपरेटर ऑफ गोडाउन एंड ट्रांसपोर्टर। दोनों के लिए बोला है ना? मिला? देव लाया है? वेरी गुड। तो पेज नंबर 32 में लिखा हुआ, ले 32 ले जा पेज नंबर। तो पेज नंबर 32 में क्या है लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है भाई? सेक्शन 35 सब सेक्शन 2। और इसके साथ कौन से रूल पढ़ने हैं? 2। एक तो रूल पढ़ना है आपको 58(4) प्लस 58(5), 2 रूल पढ़ने। देखो 35(2) के साथ लिखा हुआ है 58(4), 58(5) नहीं लिखा तो लिख लो, कहां दिक्कत आ रही है? हाँ 6 लिखा है, वो भी ऐड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो नंबर 1 इनको क्या मेंटेन करना है? देखो नंबर 1 इनको क्या मेंटेन करना है? शैल मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ द कंसाइनर। जो कंसाइनर का रिकॉर्ड है, कंसाइनी का रिकॉर्ड है, वो दोनों मेंटेन करना है इनको, कंसाइनर और कंसाइनी की
डिटेल्स ऑफ गुड्स वो मेंटेन करनी है। तो कंसाइनर और कंसाइनी की क्या है भाई, डिटेल्स ऑफ गुड्स क्या करनी है, मेंटेन करनी है। ये असली में दोनों के लिए है, ये असली में क्या है, दोनों के लिए। आपको पता होगा आपके उसमें ट्रांसपोर्टर के लिए भी लिखा होगा ये मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना। देखो ट्रांसपोर्टर भी क्या होगा, साथ के साथ ट्रांसपोर्टर का भी बना ही लेते हैं। ट्रांसपोर्टर भी क्या होगा, दो ही हो गए, या तो रजिस्टर्ड पर्सन होगा या तो अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा। अगर ट्रांसपोर्टर भी क्या है, अनरजिस्टर्ड है, तो क्या उसको भी ऑब्टेन करना पड़ेगा यूनिक इनरोलमेंट नंबर, यस और नो। आंसर इज यस। इसके लिए भी यही रूल्स लगेंगे, इसके लिए भी क्या लगेंगे, यही रूल। और एक रूल नया आया है जो इसके लिए लगेगा, किसके लिए, रुक जाओ, इस एरो को यहां से कनेक्ट मत करो, इसके अलग रूल लिखवा देता हूं ना, जो कॉमन होंगे वो लिख लोगे। इसके लिए सेक्शन 35(2) तो लगेगा ही, प्लस रूल 58(4) लगेगा, और प्लस रूल 58(1)(a) लगेगा, ये नया। और पेपर में पता है इस बार देखो आप, मैं कह रहा हूं रिकॉर्डिंग कर लो, इसको देख लो देव, मैं वही चीज बता रहा हूं। मेरे पता नहीं क्या है, मेरे को पता है कि ये आना चाहिए, इस बार ये पेपर में आएगा। आप मुझे बताओ क्या हो रहा है, आप मुझे बताओ क्या हो रहा है। सर एक आदमी है वेयर हाउस वाला, एक आदमी कौन है, वेयर हाउस वाला। दूसरा आदमी कौन है, ट्रांसपोर्ट वाला। वेयर हाउस वाले के लिए ये सेक्शन है, यस और नो। और अगर वहां पे बंदा क्या है, अनरजिस्टर्ड, तो उसे भी यूनिक इनरोलमेंट नंबर चाहिए। और अगर यहां पे भी बंदा अनरजिस्टर्ड है तो उसे भी यही नंबर चाहिए। पर अभी इस सेक्शन का राज खोलूंगा कि जो ट्रांसपोर्टर है उसके अंदर ये सेक्शन एडिशन लग रहा है नहीं लग रहा, और क्वेश्चन यहीं से आएगा। रिकॉर्डिंग कर लेना, इतने टाइम की रिकॉर्डिंग कर लेना, पेपर होगा दिसंबर में, दिखा दूंगा क्वेश्चन, लिख भी लो। चलो अब नजर मत लगा देना, दिसंबर 2022 में क्वेश्चन आएगा। बेटा आपके सर को ये तक पता होता है क्वेश्चन आएंगे, पर नजर मत लगाना। और नहीं आया तो जून 2023 में तो आना ही आना है, चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए। अब तुम ये दुआ करोगे कि ना आए, हमारा अटेम्प्ट, कहानी खत्म, इनका जाए बाढ़ में। आदमी अपना सोचता है, सेल्फिश, दोनों में आ जाए फिर तो सोने में सुहागा है ना भाई, कहाँ दिक्कत आ रही है। ये है इमोशनल, यार तू भी खुश मैं भी खुश। ये है असली इंडियन। आपको मैंने बताया ऑस्ट्रेलियन कैसे होते हैं, एरोगेंट वाले, और लंदन वाले कैसे हैं, पोलाइट वाले, ठीक है ना। ये कहानी। अब आप देख लो आपको क्या बनना है। कई जगह कहते हैं, अदरवाइज मत लेना, कि इंडियन मतलब इमोशनल फूल हो जाते हैं, बेवकूफ भी बन जाते हैं कई बार। ज्यादा इमोशनल नहीं होना। ये इसलिए इनको बता रहा हूं, ये भी पेरेंट्स से दूर रहते हैं कहीं। अच्छा आप यही पेरेंट्स के साथ है, अच्छा फिर ठीक। चलो कई लोग पेरेंट्स के साथ भी गए, इमोशनल फूल बन जाते हैं। नहीं बनना है, सही बात है, ठीक है। अच्छा एक मैंने सुबह दिखाया था तुम्हें, वो इनको दिखाना पड़ेगा, चीज दिखाएंगे। मतलब असली क्लियर हूं आपके साथ। मैं एक बात बता रहा हूं, मान लो क्या एक लड़की है, मैरिड हो गई, उसकी मैरिज हो गई, मैरिज के बाद भी उसका हस्बैंड कह रहा है जाऊंगा जहां जाना है। ये क्या ड्रामा है। मतलब उसको खुद नहीं पता मेरे को कहां जाना है, क्या है क्या नहीं है, वो उसके साथ ही जाता है हर जगह। बेवकूफी है। साथ में जाके कुछ होगा नहीं, जब नहीं जाएगा तो कुछ होने वाला है। आगे बात समझ में तो पता लगेगा ना, जब साथ में ही रहेगा तो क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। साथ में नहीं रहेगा तो जाके कुछ होगा, तो पता लगेगा। मम्मी पापा साथ में ही तुम्हारे, हाँ भाई हम भी पीछे बैठ जाएं, सर बैठ जाओ भाई। कहाँ जाएगी बेचारी, कहीं नहीं जाएगी, चुपचाप आएगी, बैठेगी, चली जाएगी घर। नहीं तो मतलब
मतलब कुछ मान लो खाने का मन कर गया, कोई पेस्ट्री देख ली, कुछ देख ले, तो क्या खाओगे नहीं? यहाँ से बेकार है यहाँ का, है ना, अनहाइजीनिक। ठीक है, नालायको तुम भी मत खाया करो। वैसे असली में सही कह रही, थोड़ा है यहाँ पे ऐसा। चलो जी, और ये जो रूल है 58(4), कौन सा रूल है? 58(4) ये भी कहता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करो, मेंटेन करो। ये भी क्या कहता है, वेयर हाउस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करो, मेंटेन करो। क्या मेंटेन करते होंगे? कौन सा गुड्स वेयर हाउस में रखा हुआ है? यस और नो? क्या वेयर हाउस में जो गुड्स, वेयर हाउस के अंदर जो गुड्स क्या किया है, डिपॉजिट किया हुआ है, क्या उसकी डिटेल्स रखी जाती होगी, नहीं रखी जाती होगी? कौन सा गुड्स है, कहां से आया है, कौन इसका मालिक है? यस और नो? कहीं बम बुम तो नहीं है, दिवाली के बम वेयर हाउस में? लग गई आग, उड़ गया वेयर हाउस। रुखसान देखो कितनी खुश है। ठीक है, ऐसे मतलब ना मुझे ऐसे बच्चों के फेस पसंद है, जैसे मतलब आप भी खुश रहने वाले बच्चे। इनका चेहरा ही आपस मोटिवेशनल चेहरा है, तो बिल्कुल मोटिवेटेड रहना है। ठीक है सोनू? ठीक है, सोनू भी अपना चेहरा दिखा रहा है। अब देखो आगे बात, मेरा भी हंसमुख चेहरा है। ठीक है, सभी अब हंसमुख हो गए। रोहित की भी आंखों में एक हंसी नजर आ रही है, पर रोहित की पहली क्लास है इसलिए रोहित थोड़ा कंट्रोल में है। हंसी को अंदर रखना है, अभी बाहर नहीं आनी चाहिए। हंसने से बहुत बड़े बड़े बेनिफिट हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, खून बढ़ता है, और भाई साहब मतलब अलग ही माइंड का लेवल। आप देखो, पता क्या आपको क्या लग रहा है, अबे क्या है ये चैप्टर, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। दो ही चीजें सिखा रहे हैं सर, कौन सी बुक्स मेंटेन करनी है, कहां मेंटेन हो, कहां मेंटेन होगी वो तो हमें पता लग ही गया है, क्या मेंटेन करना है वो हम देख रहे हैं। इन जनरल कौन क्या मेंटेन कर रहा है, वेयर हाउस वाला क्या मेंटेन करेगा। आप इमेजिन खुद करो ना, वेयर हाउस वाला क्या करेगा? जो उसके वेयर हाउस में गुड्स आ रहा है, किसका आया, कितना गुड्स है, कहां की मैन्युफैक्चरिंग है, क्या है वो गुड्स, और क्या करेगा मेंटेन। हो गया है याद? अच्छा, हमारा पेपर एमसीक्यू है, ये सब थोड़ी ना पूछेगा, ये सब नहीं पूछने वाला। सर फिर पढ़ा क्यों रहे हो? भाई सिलेबस है, पढ़ाना तो पड़ेगा ना। रूल 58(5) दिया है, हाँ हाँ 6 दिया है। इसमें बस ये लिख लेना, जो वेयर हाउस क्या होगा, कीपर होगा, उसको फैसिलिटी देनी है। क्या देनी है उसको? फैसिलिटी देनी है। किसकी फैसिलिटी देनी है? फिजिकल वेरिफिकेशन की। अगर क्या होगा, अगर डिपार्टमेंट कुछ वेरिफिकेशन करना चाहता है तो वो वेयर हाउस कीपर ये फैसिलिटी देगा या नहीं देगा, कि आप आके क्या कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कर लो, मेरा क्या दिक्कत है। मैं कोई स्मगलिंग या ब्लैक में काम थोड़ी ना कर रहा हूं। सेम कॉपी कट पेस्ट किस में चला जाएगा? ट्रांसपोर्ट में। पर ट्रांसपोर्ट में एक चीज अलग आएगी, वो क्या है? ट्रांसपोर्टर के अंदर एक चीज अलग आएगी, वो क्या है? रूल 58(1)(a). बस यही लिखवा रहा हूं, बाकी नहीं लिखवा रहा। बोलो क्यों? बाकी सेम है, बाकी जो है ये सारा क्या है, सेम है। अलग क्या है? 58(1). और यही पेपर में दिसंबर और जून में आना है, पक्का आना है, 100% आना है। देखो क्या है, लिखो इफ ट्रांसपोर्टर, मजा आ रहा है प्रतिभा, मजा आ रहा है बेटा? इफ ट्रांसपोर्टर इज registered in more than one state / union territory may apply for
यूनिक कॉमन इनरोलमेंट नंबर, जगह नहीं है मेरे पास, क्या बोला मैंने वर्ड, यूनिक कॉमन इनरोलमेंट नंबर, यही आने वाला है एग्जाम के अंदर, सुन लो और समझ लो क्या हो गया इसको। देखो साक्षी, क्या तुम्हारे पेपर में, अगर पेपर में ये आया, अगर पेपर में ये आया कि जो कौन होता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है, कौन होता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है, तो उसे क्या जीएसटीएन नंबर लेना होता है? नहीं। चाहे सिंपल केस हो, आप लोग हैं, अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको जीएसटीएन नंबर लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप वेयर हाउस वाले हैं तो भी आपने नंबर नहीं ले रखा, कोई बात नहीं। आप ट्रांसपोर्टेशन, देखो तीन ही लोग होंगे ना, एक सिंपल आदमी होगा जिसको जीएसटी के अंदर नंबर नहीं लेना, एक कौन सा आदमी होगा अंची, जो वेयर हाउस वाला है, एक कौन सा आदमी होगा जो वेयर हाउस वाला है, और एक कौन सा होगा जो ट्रांसपोर्ट वाला है। जो वेयर हाउस और ट्रांसपोर्ट वाला है, जो क्या है, अनरजिस्टर्ड है, जो क्या है, अनरजिस्टर्ड है, उसको बोला जा रहा है आप क्या ले लो, यूनिक एनरोलमेंट नंबर ले लो। एक तो ये आ सकता है कि जो ट्रांसपोर्ट और वेयर हाउस वाले लोग अनरजिस्टर्ड होते हैं उन्हें जीएसटीएन नंबर नहीं लेना होता, उन्हें कौन सा नंबर लेना होता है, यूनिक एनरोलमेंट नंबर। अब पता है एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि ये लड्डू क्वेश्चन है, लॉलीपॉप है, ये तो सबको पता होगा, यूनिक एनरोलमेंट नंबर सभी को पता होगा। क्वेश्चन ये आएगा एग्जाम के अंदर कि अगर कोई ट्रांसपोर्टर है, वेयर हाउस वाला नहीं, ये सेक्शन, ये रूल किसके लिए है, ट्रांसपोर्टर के लिए, कि अगर कोई ट्रांसपोर्टर है, अगर कोई ट्रांसपोर्टर है और रजिस्टर्ड इन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, उस ट्रांसपोर्टर का जो बिजनेस है वो कहां पे रजिस्टर्ड है, एक से ज्यादा स्टेट में, इनके 5 स्टेट में ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चल रहा है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर बोला जा रहा है कि ये यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर लेंगे। क्या बोला है, यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर। अब सारी दुनिया किस में टिक करके आएगी, यूनिक एनरोलमेंट नंबर पे, और आंसर क्या है, यूनिक कॉमन। इसको एक नंबर और लेना है, बात समझ में आ रही है तो ये याद रखें। तो ये इस तरीके से हमारा ये पूरा खत्म हो गया। क्या खत्म किया हमने, सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 और उसके साथ रूल। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपने यहां पे देखा होगा जब मैंने ये चार्ट बनाया था, ये स्पेशल केस आ रहा था, है ना, एक जर्नल केस था, एक स्पेशल था। अब स्पेशल केस बता रहा हूं, ये वाले केस बता चुका हूं। कनेक्टिविटी समझ रहे हो चार्ट की, एक बंदा रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड में क्या है, जर्नल केस है और स्पेशल केस है। रजिस्टर्ड के अंदर क्या है, जर्नल और स्पेशल। जर्नल मतलब सभी के ऊपर अप्लाई होगा, और स्पेशल अब किसके ऊपर अप्लाई होगा, जो बंदा स्पेशल है। अब देखते हैं वो कौन लोग हैं जो स्पेशल हैं, जिनके ऊपर स्पेशल केस अप्लाई होगा। बाकी वेयर हाउस, ट्रांसपोर्ट कर लिया। कनेक्टिविटी समझ की, रजिस्टर्ड पर्सन, जर्नल केस, स्पेशल छोड़ दिया, वेयर हाउस, ट्रांसपोर्ट करा दिया, कोई दिक्कत नहीं। स्पेशल केस में आओ, लिखो स्पेशल केस। इसमें लगेगा बेटा रूल 56(11), 12, 13, 14, 17, और सेक्शन 35(6) भी आएगा, सेक्शन 36 भी आएगा, और 35(5) भी आएगा। इसी सीक्वेंस में पढ़ना है, इसी सीक्वेंस में पढ़ना है, ये पढ़ने की सीक्वेंस है। और चैप्टर ओवर, खत्म चैप्टर। सबसे पहले क्या पढ़ा हूं बताओ, 56(11), यस और नो। तो सबसे पहले रूल 56(11). अब आप अपनी उसमें नोट्स में निकाल लो 56(11) कहां पे,
रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन, क्या बोलता है? रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय एजेंट, रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन्ड बाय एजेंट। किसको रिकॉर्ड मेंटेन करने बोलो? एजेंट को। किसको रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं? एजेंट को। एजेंट को रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। तो नंबर 1 जो एजेंट है उसको क्या ऑथराइज किया जाएगा? एजेंट को क्या है? ऑथराइजेशन किया जाता होगा। कौन ऑथराइजेशन देता होगा एजेंट को, बताओ? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एजेंट को क्या करता होगा? ऑथराइजेशन करता होगा कि मेरे बिहाफ में, ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, पी का मतलब प्रिंसिपल, ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल एजेंट क्या कर ले? गुड्स को। एजेंट क्या कर ले? गुड्स को, सर्विसेज को क्या कर ले? बताओ क्या कर ले? रिसीव कर ले। गुड्स और सर्विसेज को क्या कर ले? रिसीव कर ले, या क्या कर दे? सप्लाई कर दे। समझ में आ रहा है? आप मेरे एजेंट हो रोहित, आप बेटा मेरे एजेंट हो, मैंने आपको ऑथराइज कर दिया। गाजियाबाद तू देख, दिल्ली विधि देखेगी, तू मुंबई देख। आप सब मेरे क्या हो? ये मेरे हैदराबाद के एजेंट है, वो मेरे बिहार के एजेंट है, तुम दोनों बिहार के एजेंट। ठीक है, बिहार में 2 एजेंट है मेरे, एजेंट 1 एजेंट 2। बिहार थोड़ा बड़ा है, मुझे 2 लोगों की जरूरत है। क्या दिक्कत है? मैंने ऑथराइज कर दिया इनको। ऑथराइज एक लेटर से किया जाता है कि मेरे बिहाफ में तुम क्या कर सकते हो? गुड्स रिसीव कर सकते हो और उनको आगे सप्लाई भी कर सकते हो, आगे बेचो। मैं कह रहा हूं बेचो। बिहार से कहां बेचोगे? आगे जहां पे भी बेचना है वहां पे। बिहार बड़ा है बहुत, वहां कहीं पे भी बेचो, मैंने ऑथराइज किया हुआ। तो क्या ये एजेंट रिकॉर्ड मेंटेन करेगा या नहीं करेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का करेगा। अब देखो एजेंट क्या मेंटेन करेगा, कह रहे हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ वैल्यू मेंटेन करेगा, क्या क्वांटिटी है गुड्स और सर्विसेज की, प्रिंसिपल के बिहाफ में वो मेंटेन करेगा। तो गुड्स की वैल्यू, उसकी क्वांटिटी, किससे रिसीव किया है, उसकी डिटेल, इसका टैक्स पे हुआ या नहीं हुआ, वो सब। क्या मुझे बताओ? पढ़ लोगे खुद, लिखवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? कैसे याद रहेगा? जो भी एजेंट है, कितना गुड्स उसने लिया, उसकी क्या वैल्यू है, क्या उसके ऊपर टैक्स है, वो टैक्स पे हुआ नहीं हुआ, वो सब कुछ उसको करना है। जो गुड्स आ रहा है उसमें है क्या क्या, उस गुड्स की वैल्यू क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, कौन सा गुड्स है, मतलब आ गई बात समझने? तो वो सारी चीजें करेगा वो। अगला आ जाओ, 56(11) के बाद कौन सा रूल है? 12। 12 क्या बोलता है? रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय मैन्युफैक्चरर। किसको रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कह रहा है? मैन्युफैक्चरर को। ऊपर किसको कह रहा था? एजेंट को। क्या मैं बोल सकता हूं 11 एजेंट वाला है, और ये किसको बोल रहा है रिकॉर्ड्स के लिए? रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन, रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय मैन्युफैक्चरर। कोई खा रहा है ऐसा लग रहा है कुछ, है ना? खाने का वो आ रहा है, परांठे उरांठे निकाल लिए किसी ने क्लास में, खाना स्टार्ट करे, सब्जी उब्जी निकाल ली है किसी ने। हमारी क्लास तो अभी छोटी सी है पर। तो प्रतिभा मजा आ रहा है बेटा, लिखो। मजा आ रहा है तो, मजा आ रहा है तो लिखो। हम तुम्हें मिस कर रहे हैं, तुम यहां हो नहीं, बताओ। वो दोनों कहां चले गए हैं? क्या नाम है उनका? आरती और तृप्ति दिवाली मना रहे हैं अभी। मजा आ रहा है प्रतिभा को, जबरदस्त मजा आना चाहिए बेटा। क्या बोल रहा है? जो मैन्युफैक्चरर है वो भी क्या करेगा? रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। ठीक है, इसको भी यही करना है। मंथली कितना प्रोडक्शन हुआ है, मैन्युफैक्चरर क्या रिकॉर्ड मेंटेन करेगा भाई?
समोसे वाला है, क्या देखेगा मैंने कितने समोसे बनाए, आगे बताओ क्या देखेगा, कितने उसमें से बिक गए, कितने बच जाते हैं, उसके हिसाब से अपनी प्रोडक्शन किया करेगा। आज दिन कौन सा है, कोई फेस्टिवल का टाइम तो नहीं चल रहा। कई बार ऐसा मौसम बनता है तो भाई साहब पता लगा 2 घंटे में सारे समोसे खत्म, उतना उसके बाद माल ही नहीं है, उसके बाद क्या बनाएगा। तुम पेपर देने गए टैक्स का, भाई सारे पेपर कंप्लीट 2 घंटे में ही, अब तुम गए 1 घंटे करना क्या है। आ गई बात समझ में, तो पढ़ लेंगे इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन रूल 5613। अभी मैंने ना 500 रुपए का प्राइस रखा है सीएमए में कि जो बच्चा नोट्स बनाएगा और 90% मार्क्स लेके आएगा, चैप्टर कैपिटल गेन स्टार्ट हुआ है उनका। भाई सारे पगलाए हुए हैं, सर हम बनाएंगे नोट्स, हम लाएंगे 90%। मैंने लिया, मैं सबको नहीं दूंगा, किसी एक को देंगे ना। मैंने कहा अगर सबके 90 आ गए तो फिर लक्की ड्रॉ निकालेंगे भाई, पर्ची बनाएंगे, जिसकी पर्ची निकले उसको दें, सबके थोड़े ना देने लगे। एक तो कहता सर दे दोगे ना 500 रुपये, मैं दे दूंगा, तू आ जा, तू लेके आ जा मार्क्स, तू लेके तो आ। तो वही चीज मैं कह रहा हूं बेटा, 70 तो आपके आने, मेरे साथ मेहनत करो, जो मैं पढ़ा रहा हूं घर जाके पढ़ो, जैसे ये पढ़ते हैं घर जाके, चाहे आप नए बच्चे हो चाहे आप पुराने बच्चे हो, ये सभी के लिए प्रिंसिपल है कि भैया जो पढ़ाया गया है वो घर जाके पढ़ना मैंडेटरी है। अगर आप वो भी नहीं पढ़ रहे तो फिर बेकार है, फिर घर पे ही बैठो। बात समझ में आ रही है। अब जैसे बच्चा ऑनलाइन क्लास ले रहा है, प्रतिभा मतलब वो नहीं कर रहा, मतलब कि पढ़ने वाली लड़की है, तो क्या है घर पे पढ़ रही है, मुझे पता है वो घर पे पढ़ रही होगी सिंसियरिटी के साथ, पर हो सकता है कोई बच्चा और भी छुट्टी मार के बैठा हो पर वो घर पे नहीं पढ़ रहा होगा। आगे बात समझ में। 13 क्या है, प्रतिभा पढ़ रही हो ना बेटा, मैं यहां से देख रहा हूं तुम्हें। तो ये पढ़ने वाला जो बच्चा होता है उसको बोलना भी नहीं पड़ता। ये रिकॉर्ड्स कौन मेंटेन करेगा, हाँ जी, ये रिकॉर्ड्स कौन मेंटेन करेगा, रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय, वेरी गुड, कौन मेंटेन करेगा, बाय सप्लायर ऑफ सर्विस। जो सर्विस की सप्लाई कर रहा है वो बंदा क्या करेगा, रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। अगला, ये आप आराम से पढ़ सकते हो घर में, ठीक है, मेरे लायक नहीं है कुछ भी पढ़ाने लायक उसमें। 5614 में कौन रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, 5614 में कौन करेगा रिकॉर्ड मेंटेन, बाय वर्क कॉन्ट्रैक्ट। तो वर्क कॉन्ट्रैक्टर रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। 13 में कौन कर रहा था, सप्लाई ऑफ सर्विस वाला, नोट्स नहीं है क्या, इनको बोल रहा हूं, सप्लाई ऑफ सर्विस वाला, तो उसको बताओ ना कहां दिक्कत आ रही। यहां रिकॉर्ड मेंटेन करेगा सप्लाई ऑफ सर्विस वाला, यहां पे कौन करेगा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाला। अब ये कौन लोग होते हैं, अभी तुम रहने दो। वर्क कॉन्ट्रैक्ट बताया था कौन होते हैं, जिसमें लेबर भी हमारी होती है, मटेरियल भी हमारा होता है, उसको वर्क कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। की है, मटेरियल भी आपका है। आपके फादर कह रहे हैं घर का वॉश करवाना है, तो बंदा लेबर भी लेके आएगा और पेंटिंग का सामान भी लेके आएगा, उसी को वर्क कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। आपका घर बनना है, बिल्डिंग बननी है, लेबर भी उसकी है, मटेरियल भी उसका है, उसी को वर्क कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। आप कह रहे हो बस बिल्डिंग बना दे, सारा मटेरियल मैं दूंगा, उसे बोलते हैं जॉब वर्क। डिफरेंस समझ में आ गया, जॉब वर्क में वर्क कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। ये टेबल बनानी है, चेयर्स बनानी है, आपने सारा मटेरियल दे दिया और वो बंदा लेबर लेके आ रहा है, बना रहा है, वो है जॉब वर्क। मटेरियल भी उसका है, लेबर भी उसकी है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया होगा। और लास्ट क्या है, रिकॉर्ड टू बी मेंटेन बाय रूल 5617। बताओ कि किसका रूल है 5617, कैरियर और CLF, हाँ, तो CNF का मतलब नहीं लिखा उसमें, हाँ बोलो देव, कैरियर एंड फ्रेट,
फॉरवर्ड दिखाना इधर। क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, ठीक है ना, जो लोग डिस्पैच करते हैं गुड्स को। तो कैरियर का मतलब क्या है वो आप पूरा लिख सकते हैं कि यहां पे रिकॉर्ड कौन मेंटेन करेगा, जो क्लियरिंग एंड फॉरवर्ड एजेंट है। बहुत बड़े क्या है, पोर्ट है, बंदरगाह है, मुंबई पोर्ट, गुजरात पोर्ट, इतना बड़ा पोर्ट है, वहां पे इतना सारा सामान रखा हुआ है, तो वहां से आप क्लियरिंग करवा रहे हो, वो एजेंट फॉरवर्ड कर रहा है आगे माल को, तो क्या उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन होगा ही नहीं होगा? होगा। वहां पे क्या होता है, एयर फ्रेट स्टेशन होता है, वेयर हाउस अलग होता है, एयर फ्रेट स्टेशन अलग होता है। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में ICDR है, इनलैंड कंटेनर डिपो है, जो सूखा इलाका होता है जहां पे समुंदर नहीं होता, जो बाहर से माल इंपोर्ट होते हैं वो ICD में रखे जाते हैं, इनलैंड कंटेनर डिपो। ये सब मैं कस्टम में पढ़ाऊंगा, ठीक है, अभी के लिए नाम याद रख लो, बहुत है। बताओ कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। थर्टी 36 सेक्शन निकालो, 36 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 36 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो जी। सेक्शन कौन सा? 36 क्या बोलता है? रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स। देव यही आएगा एग्जाम में क्वेश्चन। अभी तक मैंने जितने में भी बार बोला एक ही बताया था, ये दूसरा बता रहा हूं। एक ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, पक्का आएगा, 100% आएगा। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो कितने टाइम तक आपको क्या करने हैं? रिटेन करके रखने हैं। दो बातें हैं, टिल द एक्सपायरी ऑफ 72 मंथ्स। कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न। बताओ जी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब तक मेंटेन करने हैं? 72 मंथ्स तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। ये कब से स्टार्ट होगा? कौन सी डेट से स्टार्ट होगा? जब आपकी एनुअल रिटर्न फर्निश होनी है। एनुअल रिटर्न जो फर्निश होती है वो 31 दिसंबर को होती है। तो जब आपकी क्या होनी है? क्या होनी है? फर्निश होनी है। वहां से कितना टाइम? 72 मंथ्स तक आपको क्या करना है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करके चलना है। और लिखना इफ सब्जेक्ट मैटर इज फॉर अपील। अगर आपका सब्जेक्ट मैटर किस में है? अपील में। आपकी जो कंपनी है उसके अगेंस्ट क्या चल रही है? अपील चल रही है, केस चल रहा है। कोर्ट में क्या चल रहा है? केस चल रहा है। तो उस केस के अंदर कितना टाइम है? एक तो यही है 72 मंथ्स। कहाँ से? हाँ जी, फ्रॉम डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, जहाँ फर्निश होनी है। एक तो यही टाइम है। दूसरा और क्या टाइम है? 1 ईयर लिखा है वहाँ पे, 1 ईयर। 1 ईयर कहाँ से? 1 ईयर कहता है 1 ईयर ऑफ फाइनल डिस्पोजल ऑफ अपील ऑब्लिक रिवीजन। और इन दोनों में बेटा क्या लेना है? विच एवर इज लेटर। इन दोनों में जो आपको टाइम लेना है वो लेटर लेना है। मैं बस समझाता हूं इसको क्या चीज है, मैं बताता हूं मैंने क्या लिखा है। 1 ईयर फ्रॉम फाइनल डिस्पोजल ऑफ अपील ऑब्लिक रिवीजन। 1 ईयर लेना है आपको फाइनल डिस्पोजल ऑफ अपील ऑब्लिक रिवीजन। लिख लिया है? लिख लिया तो मेरे को बता देना, फिर मैं समझाता हूं। रुखसार केस चल रहा है,
इनकी कंपनी के अगेंस्ट कोर्ट में क्या चल रहा है, केस चल रहा है, कोई सब्जेक्ट मैटर है जिसकी वजह से इन कोर्ट में क्या चल रहा है, केस चल रहा है। अब मुझे बताओ डेट क्या है एनुअल फाइलिंग की, 31 दिसंबर। उससे कहां जाना है, 72 मंथ जाना है, 72 मंथ जाना है। अब 72 जो मंथ आप जाओगे तो हो सकता है कि अभी ये 72 मंथ्स क्या है, खत्म नहीं हुए। आपके अगेंस्ट तो कोर्ट में क्या चल रहा था, केस चल रहा था, और यहां पे बीच में ही 18 महीने के बाद क्या आ गया, डिसीजन आ गया। आ सकता है नहीं आ सकता, मुझे बताओ। 18 महीने के बाद ही डिसीजन आ सकता है या नहीं आ सकता, बताओ जी। कोर्ट का आ सकता है। जिस दिन डिसीजन आया है उससे कहां जाओगे, 1 साल जाओगे। 1 साल तक वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करना है, मेंटेन करना है अपने पास। तो अगर मुझे बताओ 18 महीने ये हो गए, 1 साल, 18 और 12 कितना हो गया, 30। तो भी तो 30 ही महीने हुए। विच एवर इज लेटर, कब तक मेंटेन करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बताओ कब तक मेंटेन करोगे। मैंने आपको एनुअल रिटर्न की डेट बता दी। एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेट है 2021, और आपका जो केस था वो अपील के अंदर था। 18 महीने में डिसीजन आ गया। डिसीजन की डेट बता दूं आपको, 1 अक्टूबर 2023 को आ गया, मान लो। नहीं 23 नहीं, 22 को आ गया। 1 अक्टूबर 2022 को क्या आ गया, डिसीजन आ गया। आपके सामने ऑप्शन ए बी सी डी ऑप्शन है आपके सामने। हमें क्या लेना है, रुचि, विच एवर इज लेटर। बच्चा सोचता है लेटर हमेशा यही आएगा, इसके बाद जो डेट निकलेगी। 72 मंथ निकालना, तो 31 दिसंबर 12 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 72 आ जाए, 6 से 6 साल हो गए, तो 27 आ जाएगा यहाँ पे। 72 मंथ हो जाएंगे। और ये इसके बाद 1 साल कहां होगा, बताओ, 1 अक्टूबर 2023। बताओ विच एवर इज लेटर, डेट कौन सी आ रही, लेटर कौन सा है, बाद में कौन सा है, 31 दिसंबर 2027। ये हमारा आंसर होगा, करेक्ट आंसर है। मैं नमक मिर्च डाल दूं अब देखो नमक मिर्च डालते हैं। केस डिसाइड हुआ है मान लो 2028 में जाके। अब बताओ विच एवर इज लेटर क्या डेट आएगी, हाँ 2029। वेरी गुड, देव को आ गया समझ में। अब ये वाला आंसर बनेगा नहीं बनेगा, नहीं आया ना, पता था मेरे को, ऐसे ही होता है देव। अब पता है क्या इनके साथ क्या करना चाहिए, इनको नहीं बता रहे अभी। 1 मिनट तुम अपना दिमाग लगाओ। अब तुम लॉ पढ़ लो। देखो ये वो वाली बात नहीं है, मैं इनको भी बताऊंगा, पर मैं इनके दिमाग से मेहनत इसलिए करवा रहा हूं, इन्हीं का बेनिफिट है। तुम्हें आया है समझ में, पक्का है ना, ईमानदारी से बेटा। नहीं आया मैंने बताना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको बताना। सोनू को आया नहीं आया होगा, मुझे पता है। सोनू को नहीं आया होगा, विधि को नहीं आया होगा, रुचि थोड़ा दिमाग लगा लेगी, इसको भी नहीं आया अभी। रोहित कह रहा पता नहीं क्या करा रहे हैं। पढ़ लिया, आपको अब समझ में आ गया ना। देखो आपने दिमाग लगाया, समझा, तो जो अंदर पता है क्या गंदगी है वो साफ हो रही है बेटा। पीछे वाला कहता है स्मेल आती है वैसे। ये इसको प्रतिभा को समझ में आया, रुचि को आया, अभी नहीं आया, रुक जाओ, रुचि को भी आ जाएगा, देख लेना। मेरे को ऐसा लग रहा था कि इसको आ जाएगा, तुम्हें शायद थोड़ा सा डाइस ही लग रहा था मेरे को। रुखसार को तो मुझे कम लग रहा है। रुखसार बात क्या है, एक तो 72 मंथ का टाइम दिया है। 72 मंथ का टाइम कहां से दिया है, जिस दिन एनुअल रिटर्न आपने फर्निश किया। मैंने यहां पे एग्जांपल ले लिया कि हमने एनुअल रिटर्न कब फर्निश कर लिया, 31 दिसंबर 2021। ये क्वेश्चन देगा आपको, गिवन होगा ये क्वेश्चन में ये भी गिवन होगा कि आपका फाइनल डिसीजन किस डेट को आया है, वो डेट भी मैंने बता दी। जिस दिन फाइनल डिसीजन आया उसके 1 साल तक आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। तो 1 साल कहां खत्म होगा, 1 अक्टूबर 2019, यस और नो। और ये 72 मंथ कहां खत्म होंगे, 2027 में। विच एवर इज लेटर डेट कौन सी है, 1 अक्टूबर
2029, यस और नो? तो ये हमारी डेट बनेगी। इस डेट तक हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करना होगा? मेंटेन करना होगा। अब रोहित को भी आ गया और रुचि को थोड़ा आया, कोई बात नहीं। असली में क्या होता है विधि, हर बच्चा क्या सोचता है, अरे यार यही लेटर आएगा, ये भी तो आ सकता है। मैंने दोनों क्वेश्चन बता दिए। देखो सुनो, अब आपको पूरा आएगा। मेरे को पता है इसको प्रॉब्लम कहाँ है, मेरे को पता है असली में। सुनना मेरी बात को ध्यान से सुनना। तुम्हारे अगेंस्ट केस चल रहा है, तुम्हारे अगेंस्ट मतलब तुम्हारी कंपनी के अगेंस्ट केस चल रहा है। अब तुम्हारी कंपनी के अगेंस्ट जो केस चल रहा है, अगर वो केस 72 मंथ से पहले क्या हो जाए, खत्म हो जाए, अगर वो 72 मंथ से पहले खत्म हो जाएगा, तो मुझे बताओ ये वाला जो 1 साल है ये पहले ओवर हो जाएगा, फिर हमेशा जो डेट आएगी लेटर वाली वो 72 मंथ वाली ही आएगी। और अगर ये 72 मंथ के बाद आपका डिसीजन आएगा तो हमेशा लेटर वाली कौन सी आएगी, 1 साल वाली। अब समझ में आया होगा, देखना अब समझ में आया होगा, और अब इसको ज्यादा बेटर समझ में आया होगा। ऐसा है क्योंकि आपने वो चीज अपने आप सीखी। अब मैंने उसके अंदर थोड़ी और डिटेलिंग डाली कि भाई 72 महीने से पहले अगर आपके ऊपर जो केस हुआ है वो रफा दफा हो गया तो 1 ही साल है, तो हमेशा लेटर 72 मंथ वाला आएगा। पर अगर केस 72 मंथ से भी ज्यादा चल गया तो हमेशा लेटर 1 साल वाला आएगा। हर कोई नहीं समझ पाता इस बात को। जो अंडरस्टैंडिंग अब आप कर पा रहे हो ना, ये हर कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि अब आपने चीज को समझा है। आपने याद थोड़ी ना किया 72 और 1 साल विच एवर इज लेटर, ये क्या है, ये तो लॉ पढ़ा दिया, बच्चे ने पढ़ लिया, 72 मंथ लिखे, 1 साल पढ़ लिया, विच एवर इज लेटर। अब जो आप समझे वो समझ गए ना, इसमें लिखे हुए में और उसकी अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस आ गया। अब वो पहले समझ गया था, पर इतना कुछ डिस्कशन होने के बाद तुम्हें भी और ज्यादा वो हो गया होगा देव, पिक्चर पूरी क्लियर है अब तो। क्वेश्चन का बाप भी आ जाए तो भी सॉल्व है अब। गॉड फादर रुखसान क्लियर अब पक्का 100% वाला। रुचि को देखो पता है क्या है, जहां हम आपस में लड़ेंगे चीजें वही याद रहेंगी। प्यार मोहब्बत से अगर हमने पूरा बैच कंप्लीट कर लिया ना तो मजा नहीं आएगा। लड़ाई होनी चाहिए आपस में, तलवारें नहीं। मतलब इसके अंदर डिस्कशन, तुम्हें बोलना, मैं तो देखो सामने बता रहा हूं, चैप्टर खत्म हो मुझे बोलो सर टेस्ट ले लो। ये नहीं कि देखो ये तैयार रहती है वैसे टेस्ट देने के लिए, ये नहीं कि मतलब टेस्ट हो रहा है और तुम चारों ही गायब, फिर क्या होगा। आप समझ गए ना साक्षी, उसमें मेरा फॉल्ट नहीं है यार, उसमें पता है क्या, आपके लिए बेकार हो रहा है वो। तो आप लोगों का अच्छा बैच है, मतलब 4 ही बच्चे हो जैसे, और जून अभी है, अभी से ही बच्चा तैयार है, बगल वाला कह रहा है मेरी तैयारी नहीं हुई है, अभी से टेस्ट कब लो, ऐसा भी है। तो तुम चारों को एक यूनिटी में, सबका साथ सबका विकास, सबको एक साथ लेके, नहीं यार नहीं भी आता पढ़ के आएंगे। मैं बैकअप देता नहीं देता, अपने आप से भी देता हूं, मैं दूंगा आपको बैकअप, मैं आपकी पूरी मेहनत करूंगा। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा क्लास के बाद भी आपको समझाऊंगा, चैप्टर ही नहीं आ रहा तो भी समझा दूंगा, मैं पूरी मेहनत करूंगा, अभी कह रहा हूं। पर आप भी क्या है, गोल्डन हैंडशेक रखेंगे कि सर हम भी मेहनत करेंगे तो ही तो 70+ का टारगेट अचीव होगा, ठीक है ना। तो करना है, ठीक है। 70 तो लाने हैं भाई, और का क्या करना है, टेस्ट लेना। अच्छा सर हमारे मार्क्स अच्छे कैसे आएंगे, एक बुकलेट है एमसीक्यू वाली, भाई वो पूरी सॉल्व कर लो, कहानी खत्म। ज्यादा क्वेश्चन कर, तुमने 15,000 क्वेश्चन कर लिए, उसका फायदा ही नहीं है, तुम्हें इसकी इंटरप्रिटेशन ही नहीं पता है। नहीं उसमें से नहीं आएंगे क्वेश्चन, तुम्हें नहीं दूंगा तो उसमें क्या दिक्कत है, आपकी प्रैक्टिस है यार, आपका बेनिफिट है, ठीक है। पता लग रहा है आप 95+ लिया है बेटा, एक कैश प्राइस है 95+। रुखसान कह रही, हाँ रोहित कह रहा है बस अब तो सीएमए वाले पता क्या कहते हैं, फीस वसूल हो जाएगी सर पूरी। मैं फीस क्या, पूरा ही वसूल हो जाएगा आगे कभी, तू लेके तो आ। रुचि कह रही वही वाली बात है ना, लेके तो आए पहले बच्चा 95+, कोई मजाक है मतलब। फिर वो चेहरा ऐसा दिख रहा होता है, सर कल ही टेस्ट लो, बस कल लो सर, कल, आज खत्म है, कल टेस्ट ले लो इसका। लास्ट टॉपिक ऑफ द डे,
क्योंकि ये हो गया ज़्यादा, आज आईटीसी कंप्लीट नहीं हो पाया। पर मेरा कि ये कोई मुद्दा कभी नहीं रहा। मैंने आपको पहले, मैं तो ऐसे सुबह बुला लूँ तुम्हें, शाम को भेज दूँ, तुम्हारी भेज दूँ, 4 घंटे खत्म सिलेबस, ओके टाइ बाय। ऐसे में कोई मजा नहीं है। बच्चे की इच्छा से हो, आराम से हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 35 लास्ट, और ये आएगा पेपर में, ऑडिट का सेक्शन है, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। 3 बातें हैं ऑडिट के अंदर। कितनी बातें हैं? 3। अगर रजिस्टर्ड पर्सन टर्नओवर, टर्नओवर सभी को पता है 2 करोड़ से ज्यादा है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन की टर्नओवर कितने से ज्यादा है? 2 करोड़ से ज्यादा है, तो बेटा ऑडिट कराना पड़ेगा आपको। अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या कराने पड़ेंगे? ऑडिट। किससे? सीए, सीएमए, सीएस नहीं है यहां पे। अब किसी को दिक्कत है कि सीएस नहीं है तो बैठो अनशन में। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अगर फाइनेंशियल ईयर 18-19 या 19-20 है तो ये 2 करोड़ की जो लिमिट है, ये 2 करोड़ की जगह कितना है बेटा? टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा, तो ऑडिट कराना। किससे ऑडिट कराओगे? इन्हीं लोगों से। उठा लो, नॉट रिक्वायर्ड ऑफ ऑडिट। क्या बोल दिया? सुन लो, ये लिखा है नॉट रिक्वायर्ड ऑफ ऑडिट। कैग, कैग समझते हो? सीएजी ऑडिट। अगर सीएजी ने क्या किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का क्या किया है? ऑडिट किया है। अगर सीएजी ने, सीएजी समझते हो? कैग, कंपाउंडर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जितनी भी सरकारी कंपनीज होती हैं उनका ऑडिट कौन करते हैं? कैग करते हैं, ठीक है ना? सीएजी, सीएजी ऑडिट। अगर सीएजी ऑडिट हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की, तो उस केस में आपको ऑडिट कराने की जरूरत ही नहीं है भैया। जब सीएजी आके ऑडिट कर गई तो फिर किसकी? इंडिपेंडेंट बॉडी है, जरूरत ही क्या है किसी की? कोई जरूरत ही नहीं है। चलो, कंपाउंडरल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आप उसमें टाइप कर लो ना, गूगल पे सीएजी डालो, आ जाएगा। तो कंपाउंडरल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो अगर सीएजी ने क्या किया है? ऑडिट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का, तो उसके अंदर ऑडिट कराने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? एक सुप्रीम कोर्ट की क्या जरूरत है? अगर तेरी टर्नओवर 18-19 या 19-20 की, 18-19 या 19-20 की, ये अलग अलग साल है। हाँ, अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो ही तुझे सीए और सीएमए से ऑडिट कराना है, अदरवाइज नहीं। 18-19 में टर्नओवर कितनी है? 3 करोड़। 19-20 में कितनी है? 4 करोड़। टोटल कितनी हो गई? 7 करोड़। वो प्रिंसिपल नहीं लगेगा यहां पे, ये इंडिविजुअल बेसिस पे है 5-5 करोड़, इंडिविजुअल बेसिस पे। कहीं तुम जोड़ दो, समझ में आ गया ना? इंडिविजुअल बेसिस पता लग रहा है, एग्जाम में दे दिया 3 करोड़ 18-19 की, यहां पे 4 करोड़, 7 करोड़ हो गया। तुमने कह दिया ऑडिट करना है, जरूरत ही नहीं है उसको। लिमिट कितनी है? 5 करोड़। लिमिट कितनी कर दी है? कम कर दी है 2 करोड़ की। पहले कितनी थी? 5, अब कितनी कर दी है? 2। आज की डेट में 2 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर होगी तो ही सीए और सीएमए से ऑडिट कराना है। पर अगर उसका ऑडिट किसने कर लिया? कैग ने, तो फिर तो ऑडिट कराने की जरूरत पड़ेगी नहीं। कहानी खत्म। बोलो क्या क्या बोल रहा है? कंपाउंडर उस गूगल में कोई, बस मैंने आपको सिंपल बता दिया, सरकारी कंपनीज का ऑडिट कैग करता है। हाँ, तो
देख लो ना उसमें, COMPE, अच्छा लिखा है ना उसमें, ठीक है ना, CAG होता है ना भाई, लिख लो यार। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड, चैप्टर इज ओवर, और जो ITC रह गया है वो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, ठीक। अभी आराम से भागना मत। तुम्हारी सिक्योरिटी लॉ की क्लास